Hi guys, welcome to our channel UPSC on Mars. So this is our new initiative, which is daily current affairs for UPSC Prelims 2025. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. You know the drill. I first go through the newspaper. I'll show you the newspaper कि क्या क्या news relevant हैं. उसके बाद I'll come back to the content और उसमें I'll explain. चलो तो first go through the newspaper. See here. We will know the concepts of BOP, then PYQs I'll show you, then export detail and major export items. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? विसल ब्लोअर एक्ट देखना है थोड़ा. सी पॉलिटी यहाँ पे आई हैव मेंशन कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी कम और इज सॉल्वेबल फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट ऑफ द पॉलिटी. तो पॉलिटी के करंट अफेयर्स के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है. ठीक है. चलो अब यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा. उसके PYQ भी है. I'll show you that also. Here we'll understand bail, parole and furlough. यहाँ पे पॉक्सो एक्ट देखना है. कास्ट सेंसस. So caste census I have explained in December PDF, which is which is on our Telegram channel. तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो और हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ. चलो नेक्स्ट इज साउथ चाइना सी. आई हैव गिवन साउथ चाइना सी प्लस ईस्ट चाइना सी. ठीक है. नेक्स्ट इज ये कॉन्सेप्ट बस हमें जानना है और देखना है कि इंडिया में क्या है इसके रिगार्डिंग. नेक्स्ट इज दिस सिक्स्थ स्केड्यूल आपको पढ़ लेना है. तो जो प्रॉपर स्टैटिक पार्ट होगा उसको आई विल नॉट गिव एनी डिटेल अबाउट इट बिकॉज वो आपके बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है और सब पढ़ेंगे ही आपको. तो आई जस्ट मेंशन कि वो न्यूज़ में आ चुके हैं सो दैट आपके दिमाग में वो रहे और आप उसको अच्छे से पढ़ लो. देन देयर इज़ दिस. तो आपको 371A अच्छे से पढ़ना है. दैट इज़ रिलेटेड टू नागालैंड. आई थिंक नहीं एक है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो अबाउट मैटर. तो ये स्टेटमेंट आप अच्छे से याद कर लेना कि मैटर कैन बी बोथ वेव एंड पार्टिकल. ठीक है. चलो उसके बाद देयर इज आर्टेमिस प्रोग्राम. चलो लेट्स सी द PDF. चलो हम लोग समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ठीक है. तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? तो ये हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जितने भी कंट्रीज के साथ होते हैं उसका एक रिकॉर्ड समझो आप. ठीक है. दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ठीक है. These transactions are made by government bodies, firms and individuals. तो ये स्टेटमेंट आप अच्छे से याद कर लो कि यूपीएससी शायद ऐसे स्टेटमेंट बना दे कि ट्रांजैक्शंस आर मेड बाय गवर्नमेंट बॉडीज ओनली. तो आप ये याद रखना कि किसी भी कोई भी पर्सन इंडिविजुअल एंटिटी का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो दैट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. तो ये आप अच्छे से याद कर लो. ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स. इम्पॉर्टेंस क्या है? अब ये प्रॉपर एक क्वेश्चन ही बन सकता है बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में. तो ये देखो आप स्टेटमेंट ही बन सकता है. एक प्रॉपर क्वेश्चन ही है ये. तो इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. इट डिपिक्ट्स द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ कंट्री. ये फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कंट्री का बताता है. ठीक है. कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू डिटरमिन वेदर द कंट्रीज करेंसी वैल्यू इज अप्रिशिएटिंग और डिप्रिशिएटिंग. तो यहाँ पे कंट्रीज करेंसी वैल्यू भी बताता है ये. ठीक है. तो एक तो हो गया इकोनॉमिक स्टेटस, दूसरा हो गया कंट्रीज करेंसी वैल्यू. एंड इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन फिजिकल एंड ट्रेड पॉलिसीज. ठीक है. तो ये
3 कीवर्ड्स आप याद कर लेना। पहला इकोनॉमिक स्टेटस, दूसरा करेंसी वैल्यू, तीसरा गवर्नमेंट्स हेल्प्स द गवर्नमेंट्स टू डिसाइड ऑन फिस्कल एंड ट्रेड पॉलिसीज। चलो इससे रिलेटेड PYQ बहुत ही सिंपल सा था। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ economic transactions between residents of a country and the rest of the world। ठीक है, चलो components of balance of payment, ये पिक्चर आप गो थ्रू कर लेना। so there are two components, current account and capital account। ठीक है, see current account and capital accounts। अब देखते हैं component of current account क्या होता है। तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड करंट ट्रांसफर्स बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स ही हैं, इसके रिकॉर्ड्स ये रखते हैं। तो दैट इज करंट अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट इज ट्रेड इन गुड्स, इसको विजिबल्स बोलते हैं बिकॉज कुछ फिजिकल चीज़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, देन ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम। ठीक है, तो ये आप इधर भी देख सकते हो। तो ये हो गया विजिबल, ये हो गया इनविजिबल। इनविजिबल में सर्विसेज आते हैं, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर्स। इसको इनविजिबल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें कुछ भी फिजिकल गुड का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। चलो इसमें यू कैन सी द एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो मैंशनड। ठीक है, चलो सरप्लस और डेफिसिट का मतलब क्या होगा। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से, तो हमारे पास पॉजिटिव इनकम हो रहा है, तो दैट मीन्स वी आर इन सरप्लस। ठीक है, और वही उल्टा होगा तो दैट मीन्स द करंट अकाउंट इज इन डेफिसिट। ठीक है, चलो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दैट चेंज द ओनरशिप ऑफ एसेट्स बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट रिफ्लेक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोविंग्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट इज एफडीआई। एफडीआई अब मान लो कोई दूसरे कंपनी से हमारे दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, कोई कंपनी खोलता है, तो दोज थिंग्स विल बी अंडर एफडीआई। सो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्रीज फिजिकल एसेट्स और बिजनेस। ठीक है, सी अ फॉरेन कंपनी सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन इंडिया, दैट इज एफडीआई। Then FPI, this is majorly is in stock markets। Sorry, ठीक है, तो ये FPI हो गया। देन देर इज़ एक्सटर्नल बोरोविंग्स, जो लोन्स हम लेते हैं, जैसे कमर्शियल बोरोविंग्स हो गया एंड ऑल। बॉन्ड्स जो हम लोग लॉन्च करते हैं फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्लेयर्स, तो दोज आर एक्सटर्नल बोरोविंग्स। देन रिजर्व अकाउंट, देन कैपिटल ट्रांसफर्स। तो आप ये जो हेडिंग्स है ना, ये अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, these are the components of capital account and current account। I've also given some examples। ठीक है, हमारा मेजरली करंट अकाउंट डेफिसिट में होता है, बट सरप्लस में भी हो चुका है। तो यूपीएससी अगर बोले कि हमारा करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट में रहा है, तो दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी कोविड के बाद हमारा सरप्लस में भी रहा था। ठीक है, तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस का मतलब क्या होता है। तो बैलेंस का मतलब ये होता है कि करंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज बैलेंस में होने चाहिए। ठीक है, अगर एक कम होता है तो दूसरे से बैलेंस करना होता है, तो ये चलता रहता है। सी हियर इट इज एक्सप्लेन्ड, अ डेफिसिट इन द करंट अकाउंट मस्ट बी ऑफसेट बाय अ सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इफ दीज अकाउंट्स डू नॉट बैलेंस नेचुरली, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंश्योर इक्विलिब्रियम। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व हमारे पास होता है,
अगर ये दोनों अकाउंट से हमारा बैलेंस नहीं बनता है तो इससे पैसे निकाल के किसी भी अकाउंट में देते हैं हम लोग। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ समझ लेते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट, लेट्स से इंडिया हैज़ अ करंट अकाउंट डेफिसिट बिकॉज इट इम्पोर्ट्स मोर देन इट्स एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो इम्पोर्ट 100 बिलियन का हो गया, एक्सपोर्ट 70 का हो गया, डेफिसिट इज़ 30। अब इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? अगर एफडीआई हमारे पास कुछ आ गया, लेट्स से 20 बिलियन, एफपीआई हमारे पास 10 बिलियन आ गया, तो हो गया बैलेंस। ठीक है, एक्सटर्नल बोरोविंग से भी कर सकते हैं। अब कैपिटल अकाउंट अगर सरप्लस में चला जाता है तो उस केस में क्या करते हैं? जैसे कि यहाँ पे हमें 30 बिलियन चाहिए था, अब लेट्स से हमारे पास 40 बिलियन आ गया, तो जो 10 बिलियन बचता है उसका क्या होता है? तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चला जाता है। और यहाँ पे आरबीआई का रोल आता है। तो अगर स्टेटमेंट ऐसा बने कि आरबीआई करंट अकाउंट डेफिसिट को मेंटेन करने में हेल्प करता है तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा एक्सपोर्ट स्टेटस ऑफ इंडिया देख लेते हैं। इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स इन 2023 was 1.8% फॉर मर्चेंडाइज एंड 4.6% फॉर कमर्शियल सर्विसेज। इस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था। सी इन 2023 इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। गुड। तो सी क्वेश्चंस कैसे आते हैं इकोनॉमिक्स में? यहाँ पे आई हैव गिवन द डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो यूएसए बहुत टाइम से हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन है। थोड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि नेदरलैंड्स हैज़ बिकम फिफ्थ। ठीक है, चलो। और क्या क्या एक्सपोर्ट्स करते हैं हम लोग? तो इंजीनियरिंग गुड्स, अब पेट्रोलियम गुड्स से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना, बिकॉज कुछ टाइम से मतलब कुछ टाइम पहले तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही हमारा मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स होता था। बट अब इंजीनियरिंग गुड्स मेजर मतलब टॉप पे एक नंबर पे आता है एक्सपोर्ट्स के मामले में। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। सी ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स? तो ये आपको पता होता तो ये बस इससे ही सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। अच्छा, लिटिल अबाउट आवर कोर्सेज, दीज आर आवर कोर्सेज। कोर्सेज के डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे हैं, I'll शेयर द लिंक। ठीक है, दिस इज़ आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम। इसमें आपको एक डेडिकेटेड मेंटोर मिलता है जो 24/7 आपके पास रहेगा। ठीक है, और भी सारे फीचर्स हैं, आप वीडियो में जाके देख लो। चलो, दिस इज़ आवर करंट अफेयर्स प्रोग्राम, प्रीलिम्स, अनप्रडिक्टेबल एंड ऑल। तो आप ये सब भी देख लो। करंट अफेयर्स प्रोग्राम तो हमारा बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, ऐसा तो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। आप तो डेली करंट अफेयर्स देख ही रहे हो। ठीक है, दिस इज़ एट ओनली 1399। तो करंट अफेयर्स में व्हाट इज़ एक्स्ट्रा दैट वी आर डूइंग कि करंट अफेयर्स में वी आर डीलिंग बोथ स्टैटिक करंट प्लस पीवाईक्यूज, ये सब मिला के हम लोग देख लेते हैं। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है? तो आर्टेमिस प्रोग्राम से नासा एम्स टू लैंड ह्यूमंस ऑन द मून बाय 2024। सो दिस इज़ द प्रोग्राम्स मेन आइडिया। ठीक है, इसमें ये कोशिश नासा नासा कोशिश कर रहा है कि वो फर्स्ट वुमन एंड फर्स्ट कलर्ड पर्सन को मून पे भेजे। ठीक है, चलो, दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके कंपोनेंट्स हैं आर्टेमिस 1 जो 22 में हो चुका है, आर्टेमिस 2 जो 24 में होने थे, हो गए होंगे। ठीक है, इसमें द फर्स्ट क्रूड मिशन विथ एस्ट्रोनॉट्स फ्लाइंग अराउंड द मून बट नॉट लैंडिंग, मतलब इसमें जो है वो मिशन मून के अराउंड फ्लाई करेगा बट लैंड नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज आर्टेमिस 2। चलो, इसके दूसरे कंपोनेंट्स हैं गेटवे। गेटवे में क्या है कि एक स्मॉल मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन मून पे बनेगा। उसके बाद एक बेस कैंप बनेगा साउथ पोल पे, मून के साउथ पोल पे। ठीक है, और ये प्रोग्राम में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, यूरोप, जापान, कनाडा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इज़ आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है?
It is established by US State Department and NASA with 7 other founding members. अब ये 7 other founding members कौन है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग एंड यूएई एंड यूके। ठीक है, और ये 2020 में आया था। इट इज़ फॉर एक्सप्लोरिंग द स्पेस। ठीक है, और ये आउटर स्पेस ट्रीटी के एडिशन में है, इसको रिप्लेस नहीं करता है। ठीक है, नाउ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस अकॉर्ड। आप ये याद कर लेना कि इंडिया इज अ मेंबर, इट डज नॉट रिप्लेसेस दिस। फाउंडिंग मेंबर्स बस, और ये 2020 में आया था। चलो नेक्स्ट, मैटर। तो मैटर क्या होता है? मैटर इज अ सब्सटेंस दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। ये एक सेंटेंस में सीधा का सीधा आ जाएगा, तो आप ये याद रख लेना कि इट हैज़ अ मास एंड इट टेक्स अप स्पेस। ठीक है, एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब न्यूज़ में क्या था कि मैटर कैन बी बोथ वेव एंड पार्टिकल। उसके बाद और एक्स्ट्रा क्या आपको याद रखना है, ये फर्मियंस एंड बोसॉन्स। तो फर्मियंस मेक अप मैटर एंड बोसॉन्स मीडिएट द फोर्सेस बिटवीन मैटर। ठीक है, electrons and protons are fermions and photons are bosons। तो आप ये याद कर लेना कि मैटर कैन बी बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव, और फर्मियंस देख लेना आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इससे रिलेटेड इज अ सर्न। सर्न एक अलग एक्रोनिम है, उसका एक्सपेंशन इज यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, अब इसका 70th एनिवर्सरी हो रहा है, इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। चलो, अब ये 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था, जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है, 23 मेंबर है, इंडिया इज़ एन एसोसिएट मेंबर। ये आप याद कर लेना, इंडिया इज़ एन एसोसिएट मेंबर। और ये मिलिट्री पर्पस के लिए कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, चलो इसके कुछ अचीवमेंट्स हैं। वर्ल्ड वाइड वेब सर्न से ही इन्वेंट हुआ था, एंड ये इंफॉर्मेशन इज़ दैट हिग्स बोसन पार्टिकल इज़ आल्सो नोन एज गॉड्स पार्टिकल। ठीक है, तो आप ये याद कर लेना, हिग्स बोसन पार्टिकल इज़ आल्सो नोन एज गॉड पार्टिकल। ठीक है, चलो आईआर में साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स देखते हैं। तो सी, दिस इज द मैप, दिस इज साउथ चाइना सी। इसमें डिस्प्यूटेड आइलैंड्स आर पैरासिल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड एंड स्कारबरो शोल। पैरासिल बिटवीन, आप ये ताइवान रहने दो, आप चाइना और वियतनाम याद रखना। पैरासिल इज बिटवीन चाइना एंड वियतनाम। ठीक है, स्पार्टली आप याद रखो, चाइना, वियतनाम, ब्रुनेई एंड फिलीपींस। ये ज़्यादा नाम है तो शायद ही यूपीएससी पूछे, बट ये दो नाम है। पैरासिल आप याद कर लेना, चाइना एंड वियतनाम। ठीक है, स्कारबोरो, चाइना एंड फिलीपींस। ठीक है, तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस पार्टली में ऑलमोस्ट सारे मेजर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, वियतनाम, फिलीपींस, ये याद कर लेना। ईस्ट चाइना सी, सेनकाकू आइलैंड, इस पे पीवाई क्यू भी आ चुका है। अब सी यूपीएससी देखो क्या क्या है यहाँ पे। साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि ये ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, सबको पता है, तो ये हाईलाइटेड है, यूपीएससी डेंट टास्क। ये थोड़ा हटके है, ये इतना न्यूज़ में नहीं रहता यूपीएससी आज तक। तो ये ट्रेंड रहता है यूपीएससी का, अब सीन अब नोटिस्ड कि जो भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ होते हैं उसको यूपीएससी बहुत मुश्किल है कि पूछे। उससे रिलेटेड इधर उधर होके वो पूछ सकता है, बट जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ है वो यूपीएससी शायद ही पूछे। तो आप भी वैसा ही प्रिपेयर करो, ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ के पीछे मत भागो। चलो, तो सी, दिस इज़ दी PYQ 2022 में आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इशू विद सेनकाकू आइलैंड्स समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़। ठीक है, तो दिस इज चाइना जापान डिस्प्यूट।
और ये ईस्ट चाइना सी में है। तो आप ये मैप देख लो, सिनकाकू आइलैंड। चलो, पॉलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स, विसल ब्लोअर एक्ट के फीचर्स देख लेते हैं हम। तो ये मिस अप्रोप्रिएशन एंड मिसयूज ऑफ पावर के खिलाफ है, मतलब पावर के खिलाफ आया है। ठीक है। सो इट इज़ टू प्रिवेंट करप्शन, एसेट मिस अप्रोप्रिएशन एंड मिसयूज ऑफ पावर, और ये 2014 का एक्ट है। ठीक, द लॉ अप्लाइज ओनली टू द पब्लिक सेक्टर एंड टारगेट्स पब्लिक सर्वेंट्स। तो ये याद कर लो, पब्लिक सेक्टर पे अप्लाई करता है और पब्लिक सर्वेंट्स को टारगेट करता है। ये दोनों कीवर्ड्स हैं, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सर्वेंट्स। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? बर्डन ऑफ प्रूफ पब्लिक अथॉरिटी पे है। ठीक है। अगर कोई विसल ब्लो करता है, कोई कुछ बताता है किसी के अगेंस्ट, तो लेट्स से सेबी के अगेंस्ट किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे कुछ करप्शन हो रहा है, तो नाउ बर्डन इज ऑन सेबी कि वो प्रूव करे कि हमारे यहाँ करप्शन नहीं हो रहा है। ठीक है। चलो, फाइलिंग कंप्लेंट, द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट और एनी अदर पर्सन टू मेक अ पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर। द इम्पोर्टेंट नहीं है। गुड फेथ रिक्वायरमेंट, ये भी ठीक है। कंडीशंस फॉर विसल ब्लोअर, तो ये इमीडिएटली आपको बताना है, जैसे ही कोई करप्शन आपके नोटिस में आया, तो विसल ब्लोअर शुड एक्ट इमीडिएटली। ठीक है। एंड विसल ब्लोअर मस्ट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, अगर नहीं करेगा तो रिपोर्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो ये मस्ट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एंड शुड एक्ट इमीडिएटली, एंड अनोनिमस एंड फॉल्स आइडेंटिटी ऑफ कंप्लेंट्स विल नॉट बी एनकरेज। तो आप ये दो चीज़ याद कर लेना कि मस्ट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एंड शुड एक्ट इमीडिएटली। चलो, अथॉरिटी कौन होगा? तो रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु मस्ट कंसील द आइडेंटिटी ऑफ विसल ब्लोअर। अब आप अपना आइडेंटिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताओगे, बट उसका ये ड्यूटी रहेगा कि आपकी आइडेंटिटी को वो सेफगार्ड करे, वो रिवील ना करे। ठीक है। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? जैसे कि अब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो तो सेबी हो जाएगा। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी विसल ब्लो करेगा, तो वो इंस्टीट्यूशन ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो जाएगा। कोर्ट ऑफ अपील हाई कोर्ट में है विद इन 60 days। ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? विसल ब्लोअर कांट रिपोर्ट ऑन मैटर्स विच में हार्म द सोवरेंटी ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टली डैमेजेस इट्स नेशनल सिक्योरिटी। तो ये तो मतलब थोड़ा लॉजिकल भी है, तो ये आप देख लेना। अब पेनल्टी क्या है? एनी पर्सन हु नेग्लिजेंटली और मैलिफाइडली रिवील्स द identity of a complainant will be punishable with imprisonment for a term extending up to 3 years and a fine which may extend up to 50,000। तो ये आप 3 years and 50,000 कर लेना आप याद, जो आइडेंटिटी रिवील करेगा। चलो, अब विसल ब्लोअर एक्ट ओवर राइट्स ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट भी आ सकता है कि विसल ब्लोअर एक्ट्स कांट ओवरराइड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, विच विल बी रॉन्ग। ठीक है। तो ये कब होगा? जब पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पे ये करना पड़े। ठीक है। एंड अलाउज द कंप्लेनेंट टू मेक पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर बिफोर competent authority even if they are violative of the violative of the latter होना चाहिए। So violative of the later act but not harming the sovereignty of the nation। इसमें भी ये क्लॉज है कि sovereignty of the nation को हार्म नहीं होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कुछ चीज़ है जो आना चाहिए पब्लिक में, बट इट मे ओवरराइड द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, तो वो आ सकता है, बट इट शुड नॉट हार्म द सोवरेंटी ऑफ द नेशन। ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज पॉक्सो। पॉक्सो के फीचर्स देखते हैं। तो the law aims to address offenses of sexual exploitation and sexual abuse of children. The act defines a child as any person below the age of 18 years। ठीक है। तो child का definition is any person below the age of 18 years, याद कर लेना आप। It was enacted in the consequence to India's ratification of UN Convention on Rights of Child in 1992। अब यहाँ पे एक important information क्या है कि India has ratified this convention, UN Convention on Rights of the Child। ठीक है। तो ये एक अलग सा स्टेटमेंट भी आ सकता है कि इंडिया रेटिफाई नहीं किया है या फिर इंडिया रेटिफाई किया है, ऐसा करके। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हियर। एक ही बिलो 18 ईयर्स।
और एक ये। चलो ये भी याद कर लो दैट दिस एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल, बोथ बॉयज और गर्ल्स को केटर करता है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम्स आइडेंटिटी इन सेक्शन 23, आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है, ठीक है। और मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ है इसमें, एक क्लॉज कि किसी को भी अगर पता है कि किसी के साथ अब्यूज़ हो रहा है तो उसको ये एक्ट के हिसाब से रिपोर्ट करना चाहिए, उसको कंसील नहीं करना चाहिए इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज़ अ मैंडेटरी क्लॉज इन द एक्ट इटसेल्फ। चलो अब प्रेजेंट रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। बेल, पैरोल, फर्लो, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, इससे पीवाईक्यूज भी हैं, तो विल सी दैट आल्सो। तो बेल क्या होता है? बेल रेफर्स टू द प्रोविजनल रिलीज, नॉट परमानेंट, प्रोविजनल रिलीज of the accused in a criminal case in which the court is yet to announce the judgment. तो प्रोविजनल रिलीज, क्रिमिनल केस, और कोर्ट अभी तक जजमेंट नहीं दिया है, ठीक है। तो वी ऑफन सी कि किसी पे केस होता है इन मूवीज ऑल्सो, कि किसी पे केस होता है तो वो अपने वकील से तुरंत बोलते कि भाई बेल का अरेंजमेंट कराओ। तो दैट इज बेल। बेल इज अ राइट फॉर बेलेबल ऑफेंस ओनली। बेल एक राइट है फॉर बेलेबल ऑफेंसेस। अगर ऑफेंस बेलेबल नहीं है तो वो राइट नहीं, वो फेवर हो जाता है कोर्ट का, उसमें वो उसका कोई हक नहीं है कि इसमें बेल दे। तो बेल इज अ राइट फॉर बेलेबल ऑफेंसेस, इट इज अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। परोल देखते हैं। तो parole is a system of releasing a prisoner with suspension of the sentence, ठीक है। The release is conditional, usually subject to behavior, and requires periodic reporting to the authorities for a set period of time. तो proper report करना रहता है parole में। तो this is also we have seen in the movies कि लोग parole पे निकलते हैं, फिर उनको regularly report करना रहता है, ठीक है। और ये आपके behavior को देख के मिलता है। So this is not a right, this is not a right, दिस इज़ अ फेवर टू द प्रिजनर, ठीक है। सी सच एज डेथ, फैमिली वेडिंग एंड ऑल, इसके लिए परोल मिल सकता है अगर आप प्रिजन में अच्छे से बिहेव कर रहे हो तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि परोल इज़ नॉट अ राइट। इसमें इंपॉर्टेंट है कि बेल इज़ अ राइट बट फॉर बेलेबल ऑफेंसेस ओनली। और इधर है कि एक तो ये प्रोफेशनल होता है, क्रिमिनल केस, एंड बिफोर द जजमेंट। नेक्स्ट इज फर्लो। इट इज़ सिमिलर टू parole बट विथ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। क्या होता है? दिस इज़ फॉर लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट के लिए होता है, ठीक है। अब फर्लो इज सीन एज अ मैटर ऑफ राइट फॉर अ प्रिजनर। तो ये थोड़ा राइट, ये फर्लो इज़ अ राइट, ठीक है। ये पीरियोडिकली ग्रांट होना चाहिए। तो ये इस तीन में आप देख लो, बेल राइट फॉर बेलेबल ऑफेंस, परोल नॉट अ राइट, फर्लो इज़ अ राइट। ये की वर्ड्स हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। Parole and furlough are covered under Prison Act 1894। ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है यूपीएससी, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इससे रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये राइट वाली चीज़ है, ठीक। जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी। तो बेल और फर्लो पे एक क्वेश्चन आया था शायद, लेट मी सी। हाँ, with reference to India, consider the following. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her। तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि parole राइट होता ही नहीं है तो ये यही गलत हो गया, ठीक है। एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजन रिलीज ऑन parole रूल। ये सही है बिकॉज जो प्रिजन है, प्रिजन से रिलेटेड कुछ भी होता है कम्स अंडर स्टेट सब्जेक्ट। तो इंडिविजुअल स्टेट्स अपने हिसाब से कुछ भी रूल बना सकता है, ठीक है। चलो जुडिशियल कस्टडी देखते हैं। व्हेन एन अक्यूज्ड पर्सन इज सेंट टू जेल, नॉट द पुलिस स्टेशन। तो एक जेल होता है और एक पुलिस स्टेशन में आपने देखा होगा कि 2-3 कमरों का जेल होता है, तो दैट इज पुलिस स्टेशन वाला जेल। बट जुडिशियल कस्टडी में इट इज सेंट टू अ जेल, प्रॉपर जेल, बाई द ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। पर्पस क्या है? टू इंश्योर द अक्यूज्ड
डज नॉट इंटरफेयर विद द इन्वेस्टिगेशन और एब्सकॉन्ड। ठीक है। What who has the control? Judiciary or magistrate supervises the custody, not the police. Judicial custody में पुलिस का कोई काम नहीं है। ठीक है। पुलिस कस्टडी में पुलिस का काम है। ठीक है। When an accused is held in a police station for investigation and questioning, ठीक है, to gather evidence or extract information related to crime, police have the physical custody of the accused. तो आपने वो देखा होगा कि पुलिस को जब किसी का इंक्वायरी करना हो फॉर सॉल्विंग एनी केस, तो दे गो टू कोर्ट फॉर रिमांड। ठीक है। तो वो उस रिमांड फॉर पुलिस कस्टडी, ताकि वो इंक्वायरी कर सके। ये की डिफरेंस है, आप देख लेना। तो यहाँ पे ये है कि जुडिशियल कस्टडी में वो जेल में होते हैं, इससे, और पुलिस कस्टडी में ये पुलिस स्टेशन वाले जेल में होते हैं। अब ये देखो यूपीएससी की तरह सिंपली थोड़ा वर्ड इधर उधर करके क्वेश्चन बनाया है। तो with reference to India, consider the following statement. Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail. बस ये information इधर उधर कर दिया, बाकी सब सही है। This is how UPSC makes statements. See? तो आपको ये keywords आपको याद रखने हैं, की informations आपको याद रखने हैं। जो भी मैं PDF में बताता हूँ कि आप ये याद कर लो, आप ये अच्छे से ध्यान दे के याद कर लो, आप वो सच में अच्छे से ध्यान करके याद कर लो। रादर आप कीवर्ड्स के जो भी PDF में प्रोवाइड करता हूँ उसके एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। ठीक है। चलो, ब्लड मनी था न्यूज़पेपर में, तो ब्लड मनी देख लेते क्या है। तो ब्लड मनी रेफर्स टू द फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन paid to the victim or their heirs in cases of murder, bodily harm or property damage under Islamic law। ठीक है। तो ये इस्लामिक लॉ है जिसमें कोई किसी को अगर मार भी दिया तो उसके रिलेटिव को कुछ पैसे दे के ये केस सॉल्व हो सकता है। इंडिया में डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में इट इज़ एम्फोसाइज्ड कि आप फॉर्मल लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू जाएं, क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस के थ्रू जाएं, बट देयर इज़ दिस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट इन 2005 जिसमें प्ली बारगेनिंग करके एक कॉन्सेप्ट उसमें इंक्लूड करा गया था, जिसमें सम लेवल ऑफ नेगोशिएशन इज़ पॉसिबल। ठीक है। तो वो बस कुछ कुछ सेलेक्टेड एक्ट्स के लिए होगा फॉर प्ली बार्गेनिंग, नेगोशिएशंस वाला, बट डायरेक्टली हमारे लीगल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। चलो, अब ये स्टैटिक पार्ट से आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सिक्स स्केड्यूल आप अच्छे से पढ़ लो। चलो, दिस वाज इट टुडेस दिस वाज इट अबाउट द टुडेस करंट अफेयर्स। दीज आर आवर प्रोग्राम्स। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ज्वाइन कर लो। दिस इज़ द करंट अफेयर्स प्रोग्राम एट 1399 ओनली। This is our flagship program, limited to 200 people only. चलो,